हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एचआरएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में एचआरएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइंस ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करती है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स होता है क्या है, उसका मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उन लोगों को ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। जैसे एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है, मनी की जरूरत होती है, ऐसे एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें लोगों की भी जरूरत होती है, और इन लोगों को ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस। तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो सारे के सारे ही इसके अंदर जो है आ जाते हैं। अब फटाफट से इसके जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं ताकि हम राइट ऑप्शन चूज कर सकें। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जो कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स और कंपनसेशन को मैनेज करता है। या फिर द स्टडी ऑफ हाई पीपल इंटरेक्ट इन द वर्क प्लेस। ये एक ह्यूमन रिसोर्स एक स्टडी होती है जिससे हम ये देख पाते हैं कि जो लोग हैं वो वर्क प्लेस के अंदर एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। या फिर द कलेक्टिव स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द पीपल हु वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, ठीक है, उनकी जो भी स्किल्स हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कैपेबिलिटीज हैं, उनको एक साथ हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। या फिर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग जॉब कैंडिडेट्स। यानी कि एक प्रोसेस होती है सिंपल सी, जहां पर हम कैंडिडेट्स को रिक्रूट करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी जो भी स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं, एक्सपीरियंस है, उसी को ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके अंदर स्किल्स बहुत ज्यादा हैं, कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, एक्सपीरियंस बहुत है, तो उसके पास ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू एक नई कंपनी के पास जिसके पास एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। तो आज के टाइम में देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों को पता है कि बिजनेस को चलाने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन रिसोर्स हो गए। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो इसको प्रॉपरली मैनेज करना, सही तरीके से यूटिलाइज करना ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से यूज करने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज करती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या बेसिकली, तो ये एक तरह का सिस्टमेटिक अप्रोच है या फिर स्ट्रेटजी है जिसकी हेल्प से जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जुड़े होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ उसको मैनेज किया जाता है, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जा सके और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो यहाँ पर अचीव हो सके। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जैसे कि उनको अट्रैक्ट करना, उनको रिक्रूट करना, फिर सिलेक्ट करना, उनकी डेवलपमेंट करनी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर इन सभी चीजों को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। ठीक है, अब अब इसका मीनिंग आप समझ चुके हो तो आप आसानी से इसका आंसर ढूंढ सकते हो। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रिलेटेड टू पे रोल एंड बेनिफिट्स ओनली। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है
जो कि पेरोल बेनिफिट्स के साथ रिलेटेड होता है, जो कि एम्प्लॉयज को देते हैं। या फिर द स्ट्रेटजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि एक वाइड कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिससे हम ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। या फिर स्ट्रेटजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजिंग लीगल एस्पेक्ट ऑफ लेबर रिलेशन, तो लेबर रिलेशन के साथ जितने भी लीगल एस्पेक्ट है उनको हम मैनेज करते हैं। तो आंसर आपको पता लग ही गया होगा, ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक स्ट्रेटजिक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज प्लानिंग फंक्शन एचआरएम इन्वॉल्व। ठीक है, तो बेसिकली प्लानिंग है क्या, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी मैनेजमेंट है, ठीक है, जो हमारी मैनेजमेंट है उसे बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो करने पड़ते हैं, बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। और उन्हीं फंक्शन में से एक फंक्शन होता है प्लानिंग। इसको आप सबसे पहला फंक्शन कहते हो। जब हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की शुरुआत होती है ना, तो सबसे पहला जो काम मैनेजमेंट करती है वो प्लानिंग ही होता है। अब प्लानिंग के अंडर होता क्या है, तो हम फ्यूचर का प्लान बनाते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उनके अंदर क्या स्किल्स हैं, कितनी नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, ठीक है, उसने एक एस्टिमेट लगाया कि आने वाले 1 साल के अंदर हमें लगभग 250 एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के टाइम में उसने एक तरह का क्या किया, यहाँ पर प्लानिंग की कि हमें 250 एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है। अब उसको कैसे रिक्रूट करता है, कैसे एम्प्लॉय करना है, ठीक है? कैसे सिलेक्ट करना है, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में कैसे लेकर आना है, ये सभी चीज़ों की प्लानिंग हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन बी, एंटिसिपेटिंग फ्यूचर पर्सनल नीड्स इज़ अ करेक्ट आंसर। तो जो मेन फंक्शन होता है प्लानिंग का, वो यही होता है कि हमें देखना है कि हमें फ्यूचर में कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच एचआर प्रोसेस इन्वॉल्व सोर्सिंग कैंडिडेट्स थ्रू जॉब पोस्टिंग, सोशल मीडिया या फिर रेफरल। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी एचआर प्रोसेस होती है, एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम कैंडिडेट्स को जॉब पोस्टिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, रेफरल के थ्रू जो है अपने पास बुलाते हैं। सोर्सिंग का मतलब उनको अपने पास बुलाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पहला क्या है, कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर। दूसरा क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। तीसरा क्या है, रिक्रूटमेंट या फिर कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, रिक्रूटमेंट इज अ करेक्ट आंसर। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसी एचआर प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जो पोटेंशियल रखते हैं हमारी एम्प्लॉयज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का, उनके अंदर वो स्किल्स है, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए और अगर सुटेबल हो तो हम उसको सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, विच एचआर फंक्शन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड एचआर इनिशिएटिव। इसमें से कौन सा एचआर फंक्शन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जो एचआर इनिशिएटिव हमने लिए होते हैं, जो स्ट्रेटजीज बनाई होती है, उनकी इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। पहला क्या है, प्लानिंग। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या है, स्टाफिंग या फिर कंट्रोलिंग। तो फटाफट से आप इसका आंसर बता दीजिए, जब तक ये जो इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शंस है उसका हम मीनिंग समझ लेते हैं। तो प्लानिंग का मैंने आपको मतलब बता दिया था, इसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज की हमें जरूरत है, ठीक है, वो हम असेस करते हैं ताकि हम उसको रिक्रूट कर पाए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारा एचआर मैनेजमेंट के अंदर, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है कि सब चीजों को हम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि जो हमारे एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो कैसे काम करेंगे, क्या क्या उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्या क्या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइजिंग के अंडर जो है वो करते हैं। तो एक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर कौन कौन सी जॉब होंगी, ठीक है, उनको करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन कौन से लोग यहाँ पर चाहिए, वो सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइजिंग के अंडर डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाफिंग के अंदर। तो स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज की हमें जरूरत है, ठीक है, क्योंकि देखो प्लानिंग हमने की, फ्यूचर एस्टिमेट किया, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की ताकि हम देख सके कि किस काम के लिए किस पर्सन को रिक्रूट करना है, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। अब फाइनली हम स्टाफिंग करते हैं। तो स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पर्सन को रिक्रूट करते हैं और अगर वो सुटेबल रहता है तो हम उसको फाइनली सिलेक्ट भी कर लेते हैं, उनकी सिलेक्शन भी हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को देखते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, जो हमारे एचआर इनिशिएटिव से उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, अब ये हम करते कैसे हैं, तो जो भी हमने यहाँ पर प्लानिंग वगैरह की होती है, जो भी हमने बजट वगैरह बनाया होता है, हमने एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं ना प्लानिंग में, ठीक है, कि कम से कम ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को उस बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली हमने अच्छा परफॉर्म किया है या फिर
नहीं किया है। तो जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस और एचआर इनिशिएटिव्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉयज डेवलप देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज फॉर देयर करंट जॉब इज नोन एज। यानी कि जब हम एक एम्प्लॉयज को हेल्प करते हैं कि वो अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को डेवलप करे ताकि अपना जो वो जॉब है, करंट जॉब है, उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, रिक्रूटमेंट। दूसरा क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तीसरा क्या है, कंपनसेशन या फिर एम्प्लॉयर रिलेशंस। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज की हेल्प करते हैं कि वो अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को डेवलप करें ताकि वो अपने करंट जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। ऑप्शन ए रिक्रूटमेंट, ऑप्शन बी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी कंपनसेशन या फिर एम्प्लॉयर रिलेशंस। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अ करेक्ट आंसर। क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अ करेक्ट आंसर। तो हम इसको जब भी कोई भी एम्प्लॉय आता है तो पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो समझ पाए कि उसे कौन सा जॉब परफॉर्म करना है और उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, और वो स्किल्स को हम सिखाते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस इन एचआर। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस का पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जॉब एनालिसिस होता क्या है एचआरएम के अंदर। ठीक है, तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी जॉब्स परफॉर्म की जाती है। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो क्या है, यहाँ पर मार्केटिंग की जॉब हो सकती है। ठीक है, उसके बाद सेल्स की जॉब हो सकती है, प्रोडक्शन जॉब हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स हो सकती हैं। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस के अंडर क्या होता है कि हम एक जॉब का एनालिसिस करते हैं कि एक जॉब जो है उसको करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो अगर आपने किसी पर्सन को हायर भी करना है, ठीक है, एक पर्सन को हायर करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जिस जॉब के लिए उसको हायर करना है, देखोगे कि इस जॉब को करने के लिए जो स्किल्स हैं क्या उस पर्सन के अंदर है या फिर नहीं है। अगर उस स्किल्स हुई तब उसको हायर करोगे, अदरवाइज उसको हायर नहीं करोगे। तो हायरिंग से पहले आपको जॉब का एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना, कि एक जॉब को करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, कितना हमें यहाँ पर वेजेस पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है जॉब एनालिसिस के अंडर आ जाती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक जॉब को अच्छे तरीके से स्टडी करना, उसी को हम जॉब एनालिसिस कहते हैं। अब पर्पस क्या है, तो ऑप्शन ए कह रहा है टू डिटरमाइन एम्प्लॉयज मोरल। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनका मोरल कैसा है, ठीक है, वो कितना खुश है, वो चीज डिटरमाइन करें। या फिर टू असेस मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, मार्केट में कितना कंपटीशन है, ठीक है, वो चीज असेस करनी है। या फिर टू आइडेंटिफाई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट, या फिर ये देखना कि एक जॉब के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उनको करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या स्किल्स की जरूरत है, वो चीज। या फिर टू एवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, हमारे जो एम्प्लॉय है उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी, टू आइडेंटिफाई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट इज अ करेक्ट आंसर। जॉब एनालिसिस का मेन काम क्या है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं, विच एचआर फंक्शन डील्स विद मैनेजिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स। तो इसमें से कौन सा ऐसा एचआर फंक्शन होता है जो कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स के साथ डील करता है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट और इंसेंटिव क्या होता है, तो जब भी कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी बनती है कि एम्प्लॉय ने जितना भी काम किया, वर्कर ने जितना भी काम किया, उसके इक्वल उसको पैसा दे, उसको कंपनसेशन दे। अब ये कंपनसेशन डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी यहाँ पर हो सकता है। तो इन सभी के साथ कौन सा फंक्शन डील करता है, तो पहला कह रहा है रिक्रूटमेंट, दूसरा कह रहा है कंपनसेशन मैनेजमेंट, तीसरा कह रहा है एम्प्लॉयर रिलेशन या फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आंसर आपको नाम से ही पता लग गया होगा, तो ऑप्शन बी कंपनसेशन मैनेजमेंट इज अ करेक्ट आंसर। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंडर जो हमारी मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, वो डिसाइड करते हैं किसी वर्कर को कितना कंपनसेशन मिलेगा, जैसे कि ओवर टाइम पे करना है, नहीं करना है, कितना पे करना है। ठीक है, वो सारी चीजें कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंडर जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट कंपनसेशन बेनिफिट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंपनसेशन है वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन से यहाँ पर एग्जांपल है इनडायरेक्ट कंपनसेशन बेनिफिट की, तो पहला कह रहा है सैलरी, बोनस, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर ओवर टाइम पे। ठीक है, तो पहले आप समझ लो कि डायरेक्टली का और इनडायरेक्टली का यहाँ पर मतलब क्या है। तो डायरेक्टली का मतलब है कि शो हो रहा है कि आपको इतना पैसा जो है वो पे किया जा रहा है। जैसे अगर मान के चलो एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके बदले में उसको वेजेस पे की जा रही है, पैसा पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट हो गया जो कि हमें दिख रहा है। ठीक है, मतलब उसके बाद क्या है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम कोई पैसा नहीं पे कर रहे, मतलब कोई ऐसी सिक्योरिटी उसको पे कर रहे हैं, कोई सर्विस पे कर रहे हैं जिसका वो यूज करे। जैसे एग्जांपल के मान के चलो ए पर्सन है, ठीक है, वो अपने घर से दूर आया है, मतलब उसका घर बहुत दूर है,
तो वो अपने घर से बाहर निकलकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने आया है। मतलब कि मान के चलो इसका घर है दिल्ली में, पर इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पंजाब में है, तो ये पंजाब में जाकर काम कर रहा है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन उसने क्या किया, इसको एक रहने के लिए घर दे दिया, ठीक है, होम अपार्टमेंट दिया, पैसा नहीं दिया, कोई घर रहने के लिए दे दिया ताकि इसको किराया ना देना पड़े। तो ये क्या है, एक तरह का इनडायरेक्ट बेनिफिट है, ठीक है। तो कौन सा है इसमें से, जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, पर्सन बीमार हुआ तो उसका खर्चा जो है वो कंपनी उठाएगी, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट पे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अप्रोच कंपनसेशन मैनेजमेंट लिंक्स एंड एम्प्लॉयज पे टू देयर परफॉर्मेंस। देखो कंपनसेशन जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि एक एम्प्लॉय को कितना कंपनसेशन पे किया जाएगा, उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं हमारे मैनेजमेंट के पास, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा मेथड होता है, अप्रोच होता है, जिसके अंदर जो एम्प्लॉय की पे है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि एक एम्प्लॉय जितनी परफॉर्मेंस करेगा उतना ही उसको पे करेगा। पहले क्या है, पे फॉर टाइम, पे फॉर स्किल, या फिर पे फॉर परफॉर्मेंस, या फिर पे फॉर पोजीशन। तो आंसर जो हमारा रहेगा वो क्या होगा, पे फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो मान के चलो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पर एक वर्कर काम करता है, यहाँ पर एक वर्कर काम करता है, और ये पीस रेट सिस्टम पे है, पीस रेट सिस्टम पे है, यानी कि ये जितने पीसेस बनाएगा उतना ही उसको पैसा मिलेगा। मतलब कि अगर मान के चलो एक पीस का 10 रुपए है, तो अगर ये 100 पीस बनाता है तो इसको 1000 रुपए टोटल यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह का इसकी परफॉर्मेंस के बेस पर है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पे फॉर टाइम भी होता है, यानी कि परफॉर्मेंस नहीं देखते बल्कि आपने कितना टाइम लगाया। जैसे होता है ना कि 8 घंटे आपने काम किया है तो आपको उसका पैसा यहाँ पर मिल जाएगा, 4 घंटे किया है तो 4, तो वो पे फॉर टाइम भी हो जाता है। कई बार पे फॉर स्किल भी होता है, कोई पर्सन का स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है तो वो आके 1 मिनट में काम करता है और 50,000 भी ले जाता है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन का भी यहाँ पर पे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, विच वट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग इंटरनल एम्प्लॉयज विद द पोटेंशियल टू फिल की लीडरशिप पोजीशन। अब इस क्वेश्चन को समझो, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे इंटरनल एम्प्लॉयज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि वो जो हमारे लीडर्स हैं, ठीक है, जो रिटायर हो रहे हैं या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, उनकी जो खाली हुई पोजीशन है उसको भर सके। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक्स वाई लिमिटेड कंपनी, यहाँ पर एक ए पर्सन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका रिटायर होने का समय हो गया, तो एक्स वाई लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, हमारी जो कंपनी, ठीक है, उसी के एक बहुत अच्छे इंप्लॉय, ठीक है, जो कि इसके अंडर पहले काम करता था, उसको आइडेंटिफाई किया और उसको जो है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए चूज कर लिया। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारा क्या कहलाता है, पहला कह रहा है रिक्रूटमेंट कहलाता है, दूसरा कह रहा है सक्सेशन प्लानिंग, या फिर कंपनसेशन मैनेजमेंट, या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो फटाफट से एक बार इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जब कई हाई पोस्ट को हम इंटरनल एम्प्लॉय से ही फिल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आंसर देखो हमारा सक्सेशन प्लानिंग इज अ करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी सक्सेशन प्लानिंग इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन एचआरएम व्हाट डज द टर्म वर्कफोर्स डाइवर्सिटी रेफर टू। अगर हम यहाँ पर एचआरएम की बात करें तो वहां पर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है। तो सिंपली देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसमें बहुत सारे इंप्लॉयज काम करते हैं, और वो जो इंप्लॉयज हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए होते हैं। जैसे कि हो सकता है ये कंपनी के अंदर कुछ इंप्लॉयज पंजाब से आए हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं, कुछ यहाँ पर हरियाणा से आए हैं, कोई तमिलनाडु से आए हैं, कोई कर्नाटका से आए हैं, ठीक है। अब इन सभी जगहों पर जो कल्चर होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है, कल्चर जो है वो अलग अलग होता है, और साथ के साथ जो यहाँ पर इंप्लॉयज काम कर रहे होते हैं वो उनके एज भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई बहुत ज्यादा यंग होता है, कोई बहुत पुराना होता है, ठीक है, ओल्ड होता है, रिटायर होने की कगार पे होता है। तो ये जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप होना, जेंडर होना, ठीक है, कल्चर में फर्क होना, इसी को हम वर्क फोर्स डाइवर्सिटी कहते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को मैनेज करना काफी मुश्किल भी होता है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी होता है। तो सभी इंप्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा के चलना, क्योंकि देखो इंप्लॉयज की कल्चर अलग है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सोचने का तरीका अलग है, सोसाइटीज अलग अलग सोसाइटीज हैं, तो क्लैशेस होने के चांसेस होते हैं। तो हमारे जो कंपनी है वो इसको मैनेज प्रॉपरली यहाँ पर करके रखती है। तो जो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर, ये तो साफ है, ऑप्शन बी, the variety of age, gender, race and other characteristics of employee is known as workforce diversity. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, इंक्रीजिंग द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टास्क टू अ जॉब इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
जब हम एक जॉब के ऊपर, ठीक है, एक पर्सन जब कोई जॉब परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको कुछ टास्क देते हैं, कुछ यहाँ पर टास्क देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो एक वर्कर है, ठीक है, एक वर्कर है, उसने क्या किया, यहाँ पर मशीन वन पे यहाँ पर काम करता है, वो मशीन वन पे काम करता है और उसका काम है, ठीक है, उसका काम है कि ट्रैक्टर के पार्ट्स यहाँ पर बनाना, ठीक है, ट्रैक्टर के छोटे छोटे पार्ट जो है वो बनाना, ठीक है। तो जब हम एक वर्कर का या फिर किसी एम्प्लॉय के जो टास्क है उनको बढ़ा देते हैं, यानी कि इसका पहला काम क्या था कि वो मशीन वन को ही अपलोड करता था और किसी मशीन को नहीं, पर हमने क्या किया, अब इसका काम जो है वो बढ़ा दिया, ठीक है, इसका काम जो है वो बढ़ा दिया और इसको कहा कि आपने यहाँ पर मशीन टू को भी साथ के साथ यहाँ पर ऑपरेट करो और इस पे जो सामान बनता है उसे भी यहाँ पर बना। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑप्शन है जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट या फिर जॉब एनरिचमेंट या फिर जॉब अनलेसेस। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो मैं पहले आपको बता दूं, ऑप्शन बी जॉब एनलार्जमेंट इज अ करेक्ट आंसर। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे इंप्लॉयज हैं उनके जो टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा जॉब एनलार्जमेंट कहलाता है। अब जॉब एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है, तो सिंपली देखो कई बार वर्कर्स क्या होता है सेम काम को कर करके थक जाते हैं, मतलब कि बोर होने लग जाते हैं, तो काम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा देते हैं, उसकी जॉब को थोड़ा चैलेंजिंग बना देते हैं ताकि वो मोटिवेट होकर काम कर सके। जैसे अगर ए पर्सन वो बार बार एक ही मशीन पे ऑपरेट करके थक सा गया, बोर हो गया, तो हमने मशीन टू भी दे दिया कि आप उसको भी चला लिया करो, तब वो थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, उस मशीन को भी चलाएगा, वहां पे भी कुछ नई बातें को यहाँ पर सीखेगा। उसके बाद देखो जो इसके साथ जो बाकी ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम एक पर्सन को किसी पर्टिकुलर जॉब से किसी दूसरी जॉब पर उसका ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो ए पर्सन पहले वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता था, उसके बाद हमने क्या किया, उसने 6 महीने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया, उसके बाद हमने उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो उसके बाद नेक्स्ट हमने 6 महीने के बाद उसको सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया। तो ये क्या है, जॉब रोटेशन है, ठीक है। जब हम एक पर्सन को एक जॉब से दूसरी जॉब पे रोटेट करते रहते हैं उसको हम जॉब रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल सेम होता है जॉब एनलार्जमेंट के तरीके से ही। जॉब एनलार्जमेंट में जैसे हम टास्क को बढ़ा देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा देते हैं, वैसे ही जॉब एनरिचमेंट में भी हम एक पर्सन की जो टास्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको बढ़ा देते हैं। पर जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो जब हम जॉब एनरिचमेंट करते हैं ना तो हम पर्सन की जो पोजीशन है वो भी चेंज करते हैं। यानी कि अगर मान के चलो एक पर्सन पहले वर्कर था, वो सिर्फ मशीन को ऑपरेट करता था, हमने उसकी टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी और उसको सुपरवाइजर बना दिया। क्या बना दिया, सुपरवाइजर बना दिया, एक पोजीशन अबव कर दिया। तो अब ये जो कहलाएगा वो जॉब एनरिचमेंट कहलाएगा। और जब भी हम जॉब एनरिचमेंट करते हैं तो जो हमारा पर्सन होता है उसको नई स्किल्स यहाँ पर सीखने की जरूरत पड़ती है। पर जॉब एनलार्जमेंट में ऐसा नहीं होता है। जॉब एनलार्जमेंट में क्या होता है कि आपका सेम जो स्किल लेवल है उसी के ऊपर आपका काम जो है वो बढ़ाया जाएगा। यानी कि अगर एक वर्कर है उसको हमने एक मशीन से दूसरी मशीन पे भेज दिया तो वो हमारा जॉब एनलार्जमेंट कहलाएगा और यहाँ पर वर्कर को कोई ज्यादा नई स्किल सीखने की जरूरत भी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमारा ऑप्शन बी था, जॉब एनलार्जमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन स्कोप ऑफ एचआर। इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि एचआरएम के स्कोप के अंडर नहीं आता। पहला क्या है, रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, जब हम एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट करते हैं, या फिर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, या फिर मैन पावर प्लानिंग, या फिर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट का मतलब है यहाँ पर जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है। तो ये हमारा एचआरएम के स्कोप के अंदर नहीं होता। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर था वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने एचआरएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपको एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में एचआरएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में एचआरएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो
तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज़ में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज़ पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।